सरकार को घेरने के लिए सीधे संघ पर हमले करने का शगल कांग्रेस के छोटे नेताओं के पास था, लेकिन अब यह हमला आज सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। दोनों ने कहा है कि आरएसएस के इशारे पर काम करती है मोदी सरकार। जब मोदी ने यह सुना तो वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने नहीं, इटली के लोगों ने, इटली की कोर्ट ने बनाया है सोनिया को गुनाहगार। मेरे जानने वाले इटली में नहीं रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील पर और लोकतंत्र बचाओ के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच की राजनीतिक रस्साकशी और तेज हो गई है। आइए टुनाइट विद दीपक चौरसिया की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं कि आज दिन पर क्या क्या हुआ। कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में जंतर मंतर तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। जंतर मंतर पर रैली हुई जिसमें सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में 60-70 साल में जो कुछ किया था उस पर मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में पानी फेर दिया। सोनिया गांधी का लहजा बेहद तीखा था। उन्होंने संघ को मोदी सरकार का राजनीतिक सलाहकार बताया और चेतावनी दी कि याद रखिए, जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो देश की जनता बड़े बड़ों को पानी पिला देती है। केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने सूखे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का मुद्दा उछाला तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब केंद्र सरकार बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या की साजिश रच रही है। जोशीला भाषण के बाद सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह ने बाकी नेताओं के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जाकर प्रतीकात्मक गिरफ्तारी दी। जब कांग्रेस ने इतना कुछ सड़कों पर किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चुप रहे थे? उन्होंने भी एक चुनावी एक रैली के अंदर पलटवार कर दिया। हम सब यहाँ एक संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतना स्पष्ट और जोरदार संदेश कि जिसे सिर्फ रायसीना हिल्स में बैठे लोग ही नहीं बल्कि नागपुर में बैठे हुए लोग भी ठीक से सुने, जिनके इशारों पर ही मोदी की यह सरकार चल रही है। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, समाज के हर वर्ग को अधिकार संपन्न बनाया, किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के कदम उठाए, महिलाओं की जिंदगी में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किए। लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। समाज को धर्म, भाषा, खान पान और पहनावे के आधार पर बांटा जा रहा है। विद्यार्थियों पर जुल्म हो रहे हैं। पलक झपकते ही ये किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए उनकी तो खैर ही नहीं है। लेकिन ये लोग एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग बड़ों को भी पानी पिला सकते हैं। मोदी जी की सरकार आई थी और उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी और आज पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। देश 40%, देश का 40% सूखा है। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। जो भी काम कर रहे हैं इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सारे देश के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं
तो वो इस बात को समझे कि मोदी सरकार ने कितना जबरदस्त हमला जमहूरी ताकतों पे किया है। यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, सरकारें, कांग्रेसी सरकारें सेफ नहीं है, देश में जो अदालतें हैं वो सेफ नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है, आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है, कोई रहता है, कोई रहता है, मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है, नहीं रहता है। अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है, और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों? तो केंद्र सरकार का रिमोट क्या संघ के हाथ में है, और सोनिया राहुल की ललकार के बाद क्या बदलेगी राजनीति? क्या प्रधानमंत्री का यह बयान लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इटली की अदालत ने किया, जो वाकई में एक फैक्ट है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में बात होगी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रभात झा जी, हमारे साथ हैं शोभा ओझा जी जो कि कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं जो कि आरएसएस के चिंतक हैं, और साथ ही साथ नीरज कुमार है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले प्रभात जी, क्या वाकई नागपुर से चलती है बीजेपी की सरकार? अब देखिए, कहने के लिए कुछ भी कहें, जब यह बात उन्हें पता है कि यह कहकर क्या अपनी कमजोरी कोई छिपा लेगा। सरकार चलती है संविधान से और सरकार चलती है जनादेश से। बात रही जो आरोप लगाया है, वो आरोपों से कुछ नहीं होता। यह आरोप जब से जनसंघ बना था 21 अक्टूबर 1951 से, तब से कांग्रेस लगा रही है। आरोप लगाने में क्या लगता है? और एक बार नहीं अनेक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत का संविधान ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। बात कुछ नहीं है, अपनी खिसियाहट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। यह भी एक खिसियाहट का भाव है, यही मैं कह सकता हूं, इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकता। संघ क्या करता है यह देश को समझ में आ गया 1925 से लेकर अब तक। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, संघ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। और दीपक जी, आप भी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघ क्या करता है, कैसा मार्गदर्शन देता है। हम तो कांग्रेस को भी अगर मार्गदर्शन चाहिए तो जाकर ले ले। और जहां तक बात नरेंद्र मोदी जी की है, वो तो पहले से ही संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो संघ से सलाह कभी करते भी होंगे तो कांग्रेस की नजर में गुनाह होगा, राष्ट्र की नजर में वो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, सलाह तो किसी से भी हो सकती है। मेरे ख्याल से सलाह मिसेस गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी प्रधानमंत्री करते होंगे, और लोकतंत्र का यह तकाजा है कि सभी से बात करके चलना चाहिए। शोभा ओझा जी, यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आप अपनी खिसियाहट को छुपाने के लिए ये सब कह रहे हैं, संघ पर आक्रमण कर रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, संघ वाकई क्या है मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या संघ चूंकि एक भारतीय संगठन है, कोई विदेशी संगठन तो है नहीं, अगर उनको भी साथ लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं, तो इसमें संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर गलत क्या है, मुझे ये बताइए। देखिए, जैसा कि अभी प्रभात झा जी ने कहा कि संघ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रभात जी ये क्यों नहीं मानते कि संघ एक राजनीतिक संगठन है, एक पेरेंटल बॉडी है बीजेपी की, और क्यों बीजेपी हमेशा संघ को एक गैर राजनीतिक संगठन बताने की चेष्टा करती? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात जो प्रभात झा जी ने कहा कि इसमें कोई संगठन नहीं है शोभा जी कि बीजेपी संघ का राजनीतिक संगठन है, ये तो ओपन सीक्रेट है। ये तो ओपन सीक्रेट है कि संघ बीजेपी जो है वो संघ का एक राजनीतिक संगठन है। बताइए, संघ को जो बार बार बताया जाता है कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दीपक जी, मुझे पूरा बोलने का मौका दीजिए जैसे आपने प्रभात जी को दिया। आप
पूरी मुझे बात करने दीजिए। दूसरी बात जो प्रभात जी ने कहा कि देश आज आरएसएस के इशारों पे नहीं चल रहा बल्कि संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो संविधान की तो जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उत्तराखंड में जो धज्जियां उड़ाई, जो संविधान की धज्जियां अरुणाचल प्रदेश में उड़ाई, जो उन्होंने प्रयास हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए किया जो कि विफल हुआ, तो वो अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार संविधान के हिसाब से किस तरह से चल रही है, ये सरकार किस तरह संविधान की हत्या कर रही है खुलेआम। और कोर्ट इस देश की न्यायालय को कहीं न कहीं अपने बल से अपनी जो इस देश में न्यायालय सर्वोच्च है उसको इंटरफेयर करके कहीं न कहीं इस बीजेपी मोदी सरकार के इस प्रयास को रोकना पड़ रहा है। वो अपने आप में कितना शर्मनाक है ये प्रभात जी और जो हमारे आरएसएस के अवस्थी जी बैठे हैं उनसे पूछिए कि किस तरह से संविधान की हत्या इस देश में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की ये मोदी सरकार किस तरह से चुनी हुई सरकारें गिरा रही है, खरीद फरोश करके ये पूरा आज देश देख रहा है। दीपक जी, चलिए, मैंने आपका यह तर्क माना कि शायद बीजेपी या केंद्र सरकार इन्वॉल्व हो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की खरीद फरोख्त में, लेकिन क्या यह भी हकीकत नहीं है कि बगावत का सिलसिला पहले कांग्रेस से शुरू हुआ? इस पर आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रभात जी के पास चलता हूं। प्रभात जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्यों तोड़ करना चाहती है? वाकई यह हकीकत है कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, जो कुछ अरुणाचल प्रदेश में हुआ, दोनों जगहों पर बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ता है। दीपक, इससे पहले मैं कुछ जानकारियां दे दूं आपके सामने के मसले पर कि बहुमत दीपक परीक्षण हो। दीपक, मैं एक मिनट आ रहा हूं। अवनी जी, मैं आपके पास एक मिनट आ रहा हूं। सवाल से कमेंट लिखे मैं सीधे आपके पास आऊं। दीपक जी, आपने स्वयं कहा, क्या वे 9 विधायक जो उत्तराखंड के बागी हैं, क्या वो भाजपा के हैं? क्या अरुणाचल में जो 40 से अधिक लोग थे, क्या वो भाजपा के थे? अपना घर संभालने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की पोल पट्टी जनता समझ गई है और इसलिए मैं किसी पर आरोप न लगाते हुए आज जो रक्षा सौदे में जो कुछ भी हुआ, आज आपने क्या कहा, लोकतंत्र बचाओ अभियान, जनता कह रही थी घूसखोरों को बचाओ अभियान है ये कांग्रेस स्वयं कर रही है और कांग्रेस जनता के सामने स्वयं ऐसे कृत्य करके प्रभात जी, हमें कहने की जरूरत नहीं संसद पड़ती। के अंदर और संसद के बाहर आपको खुले तौर पे ललकारा है कांग्रेस ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आपके तमाम मंत्री हो, खुले तौर पे सोनिया जी से लेके राहुल जी से लेके तमाम हमारे नेताओं ने ललकारा है। हिम्मत हो तो आप लोग जांच कराएं और जांच करके जो दोषी है उसको सजा दीजिए। ऐसे झूठे आरोप लगाने से, षड्यंत्र करने से आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी की इमेज को आप नष्ट नहीं कर सकती। ये देश ने गांधी परिवार को देखा है। आपके झूठे आरोप और षड्यंत्र से देश की जनता आपके इस षड्यंत्र में नहीं फंसने वाली है। प्रधानमंत्री जी का आज जो बयान है, अरे शर्म आनी चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री खुले तौर पे इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दीपक जी, अब मैं बोलूं कुछ? क्या इटली अरे की हमने अदालत तो आपको ललकारा है, आप प्रूव करिए। चलिए अवनी जी, आप शुरू करिए, फिर मैं शोभा ओझा जी से किसने घूस ली है आप सामने लाइए। आपको ललकारा है, आपके पास जवाब नहीं है, आप जांच करने को तैयार नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। जिस तरह से बोफोर्स पे झूठे आपने आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कानून अपना काम करेगा, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन मैटर करता है। इसलिए जब बीजेपी गलती करती है आप उसको उजागर करती है, कांग्रेस गलती करती है तो बीजेपी उसको उजागर करती है। आप मानेंगे शोभा जी? उसके झूठे आरोप आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जी पे लगाए थे। अब मैं बोलूं दीपक जी? चलिए बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। दीपक जी, आपको इस बात से क्यों परहेज, आप मान क्यों नहीं लेते कि बीजेपी संघ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? आप मान क्यों नहीं लेते कि संघ बीजेपी की पेरेंट बॉडी है? और अगर संघ बीजेपी को सलाह देती है तो इसमें स्वीकारने में दिक्कत क्या है? नहीं, जैसा कि प्रभात जी ने कहा कि कोई भी अगर सलाह लेने आएगा तो संघ उसको राष्ट्रहित में सलाह देगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि संघ जो है
किसी भी राजनीतिक नेता, और वो भी राहुल गांधी जैसे, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उस पर प्रतिक्रिया देगा। संघ ऐसा भी नहीं करता। संघ इस प्रतिक्रिया में विश्वास नहीं करता कि किसी ने कुछ भी कह दिया और उस पर संघ अपनी प्रतिक्रिया दे। नंबर एक बात। दूसरी बात, शोभा जी की बात का जवाब देता हूं मैं। आज जिस लोकतंत्र की, उत्तराखंड की और अरुणाचल की बात करनी है, शोभा जी को शायद याद नहीं होगा, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। एनटी रामाराव पूरे देश भर में अपने विधायकों को बस में लेकर के घूमे थे। बहुमत उनके साथ था। कांग्रेस की सरकार ने उनको सरकार बनाने नहीं दी थी। मैं आपको याद दिलाऊं, शायद राज्यपाल उस समय रामलाल जी होते थे, जहां तक मेरा ख्याल है, हिमाचल के थे वो। कल्याण सिंह की सरकार गिराने के बाद राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देना पड़ा था कल्याण सिंह को, शायद वाजपेयी जी भी वहां बैठे थे। इस तरीके के काम हुए हैं कांग्रेस सरकार ने। अब मैं एक नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। मैं किसी भी गलती को सही साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शोभा जी, पहले दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप सोचना चाहिए, पिछले 60-65 वर्षों में आपने इस देश में संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। आज संविधान की, लोकतंत्र बचाने की बात वो कर रहा है जिसने आपातकाल लगाया इस देश में। आज संविधान बचाने की बात वो कर रहा है जिसने लगातार अपने से विरोधी। आज शोभा जी, जो भी मैंने कहा है तथ्यात्मक कहा। अवस्थी जी, आपको याद होगा, आपको भी थोड़े पीछे ले जाना चाहूंगी मैं कि मैं जो कह रही हूं आप भी सुन लीजिए। जिस तरह से इमरजेंसी के बाद आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने, अरे आपातकाल की बात करिए ना। आपातकाल में आपने लोकतंत्र को बचाया था या उसकी हत्या की थी? और आपातकाल लगातार चूंकि श्रीमती गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये जब गांधी परिवार के खिलाफ कहीं भी किसी भी कोर्ट से कोई फैसला आता है, इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। सच बात यह है कि जब गांधी परिवार पर कोई भी न्यायिक फैसला आता है, तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ने की आवाज उठाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आज ये कह रहे हैं कि दो साल में कार्रवाई क्यों नहीं की। शोभा जी, आप ये मुझे बताइए कि इस संसद में आपके ए.के. एंटनी जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हां, इस सौदे में घूस ली गई है। आप मुझे ये बता दीजिए, उन 2 सालों में कांग्रेस सरकार ने उन घूसखोरों के लिए क्या किया? आप हमसे पूछने से पहले, इस समय की सरकार पूछने से पहले, इस सरकार से पूछने से पहले आप ये बताइए, आपने 2 साल में क्या किया? आपने 2 साल में क्या किया? आपने माना कि हाँ घूस ली गई है, संसद में माना आपके रक्षा मंत्री ने। और आप ये बताइए, आपने 2 साल में क्या किया? करने की कोशिश आपने बताइए, आपने किया क्या उसके बाद? आपने एक FIR तक नहीं की। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से 2 दिन पहले आप फाइल खंगालते हैं। 2 दिन पहले 14 मई को रिजल्ट आते हैं, 16 मई को रिजल्ट आते हैं, 12 मई को फाइल निकाली जाती है और उसमें हड़बड़ी में सारे निर्णय लिए जाते हैं। आपको इस सरकार से पूछने से पहले ये बताना पड़ेगा, 2 साल आपने क्या किया? और मिडिल मैन होने की शंका में ये डील कैंसिल हुई। आप इस सरकार से पूछने से पहले, और ये माना आपने, सरकार 2 साल से है। इटली की कोर्ट का फैसला तो अब आया है, लेकिन इससे बहुत पहले 2 साल पहले आपके रक्षा मंत्री संसद में ये स्वीकार कर चुके थे कि इस सौदे में घूस खाई गई है। और घूस किसने खाई है? घूस देशी लोगों ने खाई है, हिंदुस्तान के लोगों ने खाई है। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की 2 साल में, इसका आप ब्यौरा मुझे दे दीजिए। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। मुझे नीरज कुमार जी के पास भी जाना है, उनसे भी बहस शुरू करनी है, क्योंकि गैर संघवाद का नारा नीरज कुमार जी ने दिया था, लेकिन उनकी पार्टी के नेता 1977 में इसी संघ के साथ मिलकर सरकार बदलने में लगे थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगे थे। क्या अब देश की परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या यह राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है? तो टुनाइट में दीपक चौरसिया में मुंबई से आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या संघ पर हमले करके देश की राजनीति बदल पाएंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे नेता। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, कई सालों तक, लगभग 17 सालों तक आपने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया। जब अवसर आया तो आपने उनको छोड़ दिया गैर संघवाद के नाम पर। संघ के साथ नीतीश कुमार जी मिले, संघ के कार्यक्रमों में गए, उनके बाकायदा संघ के कार्यक्रमों के फोटो हैं। नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की। 1977 में आप लोगों ने जेपी का मूवमेंट साथ चलाया। इन तमाम चीजों के बाद जब आप गैर संघवाद का नारा देते हैं तो शायद देश की जनता को पछता नहीं है।
आपको नहीं लगता कि ये नारा आपका कांग्रेस भी रिजेक्ट कर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी रिजेक्ट कर चुकी है, नीतीश कुमार की अगुवाई मानने को तैयार नहीं है, और उनका ये कहना है कि ये जो सहयोग था ये सिर्फ बिहार तक सीमित है। तो जाहिर सी बात है कि गैर संघवाद की बात सभी करें, लेकिन कोई टेकर नहीं है नीतीश कुमार जी के इस नारे का राष्ट्रीय स्तर पर। पहला तो दीपक जी, देश की जनता आज इस बात के लिए स्पष्ट हो गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह दावा कि हम सांस्कृतिक संगठन है, और जिस तरीके से अवस्थी जी सामयिक सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, प्रभात झा जी ज्यादा आक्रामक दे रहे थे, उससे यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अगर कोई चला रहा है तो आरएसएस चला रहा है। अरे दूसरी बात, मैं स्वयंसेवक हूं, इस देश का नागरिक भी हूं। अक्टूबर 2015 देश का नागरिक भी हूं, देश की राजनीति में लाइव दिया गया दूरदर्शन से। पूरी बात कहने दीजिए मुझे दीपक जी, कहिए। मैं आ रहा हूं। देश के नागरिक होने के नाते आप सामाजिक सवालों पर प्रतिक्रिया, इस देश में लोकतंत्र रहेगी, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक सवालों पर इस देश में लोकतंत्र का हामी, और इस देश में लोकतंत्र की जब हत्या करने की कोशिश मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, उसमें भूमिका निभाई है। आपातकाल में सबसे ज्यादा संघ के देश को आजाद करने में आपातकाल में सबसे ज्यादा संघ के स्वयंसेवक जेल गए थे। से लेकर 1940 जी बोल लेने दीजिए, नीरज जी को बोल लेने दीजिए, बड़ी देर बाद जुड़े। नीरज जी बोलिए आप। तो आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, देश को आजाद करने की लड़ाई में आपने क्या भूमिका निभाई? आप अभी बजट पेश किए हैं, भी नहीं निभाई, हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे ना। आप इसी बात पर बहस करने क्या किया? जिस दिन आप चाहें उस दिन बहस कर ले। बात पर आ रहा हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। नीरज जी, 1963 26 जनवरी की परेड में आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी की परेड में आज तक असैन्य संगठन सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परेड में निकला था। अरे नीरज जी, मैं बता रहा हूँ 1962 के चीन के युद्ध में। अवस्थी जी प्लीज बोल लेने दीजिए, अवस्थी जी प्लीज बोल लेने दीजिए नीरज जी को। का नाम बताइए कि जो आजादी की लड़ाई में, अरे आप पर आरोप लगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, आप ये बात क्यों कर रहे हैं अवस्थी जी? खैर छोड़िए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। दीपक जी का जो सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। दीपक जी, आपने सवाल किया कि ये राजनीति का विषय मानता है क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मूलभूत सिद्धांत, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का शांतिपूर्ण समाधान का जब अपने मूलभूत सिद्धांत से अलग हुए सत्ता के लिए, तब हमारा गठजोड़ था। आपने कहाँ हटे हैं नीरज जी? कौन सा रिकॉर्ड बजा रहे हैं? पीडीपी के साथ अलायंस कर रखा है, और आपको लगता है कि धारा 370 में बोलेंगे वो, कॉमन सिविल कोड पर बोलेंगे? आरएसएस के साथ नहीं है, जो देश के संविधान के पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हैं लेता हो और विभाजनकारी नीतियां बोलता हो। मैं विभाजनकारी नीतियां मैं पहचान पाया, दीपक जी नहीं, एक मिनट, मैं पहचान पाया कि इनका राष्ट्रवाद अफजल गुरु को आदर्श मानने वाली पीडीपी के साथ ये सरकार बना रहे हैं, वो इनका राष्ट्रवाद है। ये हमने जब पहचान लिया, नहीं तो आज हमारा चेहरा क्या होता? हमारा चेहरा क्या होता? साध्वी निरंजन भारती के बयान के बाद, साक्षी महाराज के बयान के बाद हम कौन जवाब जनता के बीच देते? हमने जो कहा वह आज सही साबित हुआ कि आरएसएस रिमोट से चला रही है और भाजपा मूलभूत मुद्दे से भटका करके विभाजनकारी नीतियां अपना रही है। ये संविधान के संरक्षण का संकल्प लेते हैं, और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री परिषद के लोग जिस तरीके का बयान देते हैं, क्या भाजपा ने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? क्या वो संविधान की भावना के अनुरूप है? दीपक जी, ये बहस का विषय है। चलिए, आपका पॉइंट रखा, लेकिन अवस्थी जी, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, अवस्थी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ये सवाल मैं प्रभात जी से भी पूछूंगा कि आप लोग गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं? बताइए ना। अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी ने बताया, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, कि रोशन बाग मैदान में खुद संघ प्रमुख सुदर्शन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक स्वयंसेवक लाल किले से भाषण दे और देश का प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने और नरेंद्र मोदी जी भी बने। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सीना ठोक के क्यों नहीं बोलते कि हां हमारा पॉलिटिकल रोल है, हां हम राजनीतिक सामाजिक और कल्चरल संगठन के साथ साथ राजनीति में भी हमारी रुचि है, और बीजेपी को हम
सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा है। अरे छाती ठोक के बोलिए ना, हिचकते क्यों हैं आप? क्यों ये गाना गाते हैं कि आप एक सांस्कृतिक संगठन है? क्यों आप ये गाना गाते हैं कि आप एक सामाजिक संगठन है? अब मेरी भी बात सुन लीजिए दीपक जी, ये किसने कहा? संघ राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ विद्यार्थियों के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, वनवासियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 56 प्रकल्प चलते हैं। इस समाज में हर जगह जरूरत है। अरे सुनिए ना मेरी बात सुनिए अब आप। इस समाज में हर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक की जरूरत है, राष्ट्रहित के सोचने वालों की जरूरत है। अगर उसमें एक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र है तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? लेकिन वो चलेगा सरकार जिस तरह विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करने वाला केवल सांस्कृतिक। शोभा जी अभी आपकी बात जवाब दे रहा हूं कि आपने कहा ना अंग्रेजों की मुखरी। मैं अभी बहुत सारी फाइलें खुलने वाली हैं। भगत सिंह को फांसी चढ़ने के 3 दिन, जिस तरह से आप लोग राजनीति करते हैं, भगत सिंह को फांसी पहले चढ़ जाए, ये किसका आइडिया था? इसलिए क्योंकि 3 दिन बाद कांग्रेस का अधिवेशन होना था। उस समय कोई गलती ना हो जाए, उस समय गड़बड़ी ना हो जाए, उस समय गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए क्या शोभा जी बहुत सारी फाइलें खुलने वाली हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की मौत का आप लोगों ने अब तक एक रहस्य बनाए रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह को आतंकवादी आपने करार कर दिया, सावरकर को गद्दार कह दिया। ये सारी बातें खुलने वाली है शोभा जी। इस देश में आपने सावरकर को गद्दार कर दिया, भगत सिंह को आतंकवादी बना दिया। अवस्थी जी की बात नहीं समझ आएगी। राजनीति की सच्चाई है। फाइटर का लिस्ट मांगिए ना। आज की 1925 में स्थापना हुआ फ्रीडम फाइटर कौन कौन नेता इनके हैं? अरे नीरज जी आपको मालूम नहीं होगा। नीरज जी सुन लीजिए आप, 1931 और 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक माननीय केशव बलिराम हेडगेवार जी स्वयं जेल में गए, सत्याग्रह करके जेल में गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़नी है, स्वयंसेवक के रूप में लड़ेगा। आंदोलन बिखरे ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन बिखरे ना, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार किया। उस समय पूरा देश गांधी जी के पीछे चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी गांधी जी के पीछे चल के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सैकड़ों हजारों स्वयंसेवक सत्याग्रह करके जेल में। संसद के सत्र में आता हूं, अवस्थी जी ने काफी अपनी बात कही, लेकिन यही सवाल में प्रभात जी के पास ले जाता हूं। प्रभात जी आप लोग हिचकते क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं कि हाँ आरएसएस हमारे लिए गाइडिंग फोर्स है, आरएसएस से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, आरएसएस के हम हिस्सा हैं? आप लोग क्यों हिचकते हैं बोलने में? प्रभात जी यहाँ पर आइए, फिर मैं शोभा ओझा जी के पास जाता हूँ कि संसद सत्र के बीच में सड़क पर आने का कितना औचित्य है? प्रभात जी देश के अंदर नाम बताइए, कौन कौन जगह विधायक दल का नेता आपका फ्रीडम फाइटर है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, कौन कौन फ्रीडम फाइटर है? नाम बता दीजिए। अरे वो स्वाधीनता संग्राम में इसलिए नहीं लड़े थे कि वो नेता बनेंगे। आरएसएस का स्वयंसेवक इसलिए सत्याग्रह करके जेल नहीं गया था क्योंकि उसको कोई पद चाहिए था, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना था। आपकी सोच कुत्सित है, आपकी सोच सीमित है, आप सिर्फ ये चाहते हैं। अवस्थी जी थोड़ा संयम से काम लीजिए। अवस्थी जी, शोभा जी, नीरज जी, फ्री फॉर ऑल मत होने दीजिए। कई सारे पॉलिटिकल सवाल बचे हुए हैं। प्रभात जी मेरा सीधा सवाल, आप लोग मानते क्यों नहीं कि हाँ आरएसएस हमारे लिए एक गाइडिंग पॉलिटिकल फोर्स है? आप मानते क्यों नहीं है? देखिए दीपक जी, आपको याद होगा, आप उस समय भी थे, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ? चंद्रशेखर जी तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आपकी दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी सहित सभी नेताओं ने एक साथ कहा कि हम अपनी मातृ संस्कार वाली संस्था को नहीं छोड़ेंगे, वहां कोई सदस्यता नहीं होती। हम राजनीति में, हमने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता पार्टी में जनसंघ को विलीन कर दिया। लेकिन जब संघ पर बात आई तो हमने कहा नहीं, हम फिर से नई संगठन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जन्म दोहरी सदस्यता के नाम पे हुआ। यह बात छुपी नहीं है किसी से कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वयंसेवक हैं, लालकृष्ण आडवाणी स्वयंसेवक हैं, नरेंद्र मोदी जी स्वयंसेवक हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं हम स्वयंसेवक हैं। यह कौन सी छुपी बात है?
ये 1951 से बार बार कह रहा हूं, ये सवाल चलता रहेगा। लेकिन मैंने कहा क्या शोभा जी को संघ ने मना किया सलाह लेने से? नहीं, फिर अगर वो सलाह देते परेशान तो हो जाते। कांग्रेस को जब भी ये सलाह कहा देते। जाता है कि कौन मना नागपुर से करे? सरकार चल किसने रही कहा? है, तो फिर आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? सरकार चलती है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक से, पार्लियामेंट से। ये कहकर आप अपने विपक्ष की भूमिका के साथ निर्वाह नहीं कर रही हो। संघ को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। हाँ, संघ को समझने की दुर्भाग्य क्या है, ये जो संघ को देखा तो नहीं, संघ समझा बदनाम नहीं, कैसे तो हो रहा संघ है? के बारे में आप बोल खुद रहे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरकार नागपुर से नहीं 10 जनपद से चलती थी। 10 जनपद से चलनी सरकार बंद हो गई है। प्रॉब्लम ये सारी समस्या ये है, सारी समस्या ये है कि 10 जनपद से चलनी सरकार बंद हो गई है। शोभा जी, ड्राइविंग फोर्स, दीपक जी आपने कहा ड्राइविंग फोर्स देखिए, के जजमेंट में आया है। आरएसएस का नाम आते ही साथ आप लोग क्यों विचलित हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? अरे कोई विचलित होने की बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता। कोई स्वयंसेवक ऐसा नहीं करता जो किसी पद पर ना हो। कैबिनेट के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस, कैबिनेट के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से फाड़ता हो, ऐसा कोई स्वयंसेवक नहीं करता। ऐसा कोई स्वयंसेवक नहीं करता कि जो किसी भी सरकारी पद पर ना हो, लेकिन इतना बड़ा हो कि कैबिनेट द्वारा सारे अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया जाता है। अच्छा, मैं बहस को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। शोभा जी, मुझे ये बताइए, आज के दिन जब लोकसभा के अंदर बहस चल रही थी ऑगस्टा वेस्टलैंड पे, आपको पता है कि आपकी टॉप लीडरशिप का नाम इटली के कोर्ट के जजमेंट में आया है। मैं उसकी मेरिट पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जजमेंट के अंदर वो नाम है। इसीलिए बीजेपी हमलावर है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप पर हमलावर है, और इसीलिए संसद में डिस्कशन हो रहा है। जिस दिन आपको डिस्कशन का जवाब देना चाहिए था, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बोलना चाहिए था, उस दिन आप जंतर मंतर पर खड़े हैं। अच्छा नहीं होता राहुल गांधी और संसद में बोलते। देखिए, संसद से लेके सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री स्वयं झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं और तमाम नेता गुमराह कर रहे हैं, केवल इसी विषय में नहीं। और ये लोकतंत्र की हत्या के मायने जिस तरह से उत्तराखंड, जो कांग्रेस गुम हो रही है, उसको इटली की कोर्ट पर लगाइए। जिस देश की शोभा जी, ये आरोप शोभा जी, एक मिनट, नीरज जी एक मिनट। मेरा तर्क सिर्फ इतना है कि आपको गलत समय पे गलत जगह गलत बात करते हैं। शोभा जी, आज का दिन था कि संसद के अंदर राहुल गांधी जी खड़े होते या सोनिया जी खड़ी होती और पुरजोर तरीके से लोकसभा में बोलती कि हम पर जो आरोप लगे हैं गलत लगे हैं। लेकिन ये बात कहने का साहस लोकसभा में क्यों नहीं है बड़े नेताओं के? देखिए, हर झूठे आरोप, हर षड्यंत्र जाना पड़ रहा है। आप जंतर, मैं यही कह रहा हूँ, दिखना चाहिए अमिताभ बच्चन दिखता है, जया बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन। मिस टाइमिंग गलत है, आपकी जगह गलत है, आप ये नहीं मानती है। संसद में हमारे नेताओं ने साफ तौर पे ललकारा है कि अगर कुछ भी सच हो तो आप साबित करें और सजा दें। इस बात को साफ तौर पे संसद में ललकारा है और इस बात को देश की सड़कों से लेके संसद तक हम ललकारते हैं। झूठ और षड्यंत्र से ये देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, उनका ध्यान नहीं बटा सकते। आज देश सूखे के चपेट में है। आज देश का एंटनी में माना था कि घूस दी गई है, घूस ली गई है यहाँ पर। मोदी जी, शोभा जी, ये तो आपके रक्षा मंत्री ने माना है कि घूस ली गई है। इसमें ललकारने वाली बात कहाँ से आ गई? इसमें ललकारने की बात आप कैसे ललकार सकते हैं? आपने तो माना है कि घूस ली गई है। अरे शर्म आनी चाहिए। आपने स्वयं रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने लोकसभा में माना है कि घूस हिंदुस्तान में ली गई है। इसमें आप ललकार कैसे सकते हैं? आप कैसे ललकार सकते हैं? आपने माना इस बात के लिए भाई, झूठ पे झूठ आपने स्वयं माना इस बात को। एंटनी ने स्वयं संसद में ये माना है कि हिंदुस्तान में घूस ली गई, हिंदुस्तान के लोगों ने घूस लिया आ गया है। ये जनता। ओके, चलिए मैं ब्रेक के लिए रोकता हूं, फिर शुरुआत नीरज जी से करूंगा, क्योंकि मूल मुद्दा अभी रुका हुआ है। मूल मुद्दा यह है कि क्या आरएसएस पर हमला करके तमाम राजनीतिक दल क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर दबाव बना पाएंगे? ब्रेक के बाद।
तो क्या आरएसएस पर सीधे हमले करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कमजोर कर पाएंगे विपक्षी दल? नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो बड़ी मतलब इनमेच्योर पॉलिटिक्स है कि आप जितना आरएसएस पर हमला करेंगे उतना उनका काडर मजबूत होगा, उतना उनका काडर कहेगा कि देखिए हमारे कहने पर तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार चल रही है, तो आप तो जितनी बार ये कहेंगे आरएसएस वाले तो खुश होंगे। आपको नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की गलती है? देखिए दीपक जी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मिस्ड कॉल के माध्यम से अपनी सदस्यता देती है, अरे अब तो भाजपा ढलान की ओर है। दिल्ली में हारी, बिहार में हारी। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एडिशनल चार्ज के लिए आए थे, आपने देखा जनता ने चारों खाना 2 साल पहले देश में 5 राज्य का चुनाव परिणाम आने दीजिए। अब तो ढलान की ओर है भाजपा। दूसरी मैं बता रहा हूं, देखिए इसका मूल कारण क्या है दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना संख्या बल है पार्लियामेंट में कि सहयोगी दलों पर उनकी निर्भरता नहीं है। इसीलिए अटल जी के कार्यकाल में वो अपना एजेंडा नहीं लागू कर रहे थे, लेकिन आज विभाजनकारी एजेंडा उनका चलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। अब तो ढलान की ओर है। अब तो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने दीजिए ना। ये कहेंगे कि भाई ये तो स्थानीय चुनाव था। और मैं आपको आज पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं दीपक जी, और मैं आपके चैनल पर पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं, आने दीजिए समय। चूंकि जनता से किए गए वायदे ये पूरे कर नहीं पा रहे हैं। 2018 में देखिएगा ये भारत पाकिस्तान युद्ध का एक वातावरण देश के अंदर बनाएंगे। चूंकि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, न युवाओं को रोजगार देने में सफल हो रहे हैं, न काला धन की वापसी, काला धन जो नगद नारायण देना था न उसमें सफल हो रहे हैं। और अभी जेएनयू का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मामला हो, ये सब मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और राष्ट्रवाद एक नए रूप में आया है दीपक जी। पीडीपी अफजल गुरु का जुडिशियल किलिंग माने तो उसके साथ ये गठबंधन कर ले तो इनका राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद का नया स्वरूप है। इसलिए आप भरोसा रखिए, संघ चूंकि जनता से किए गए वायदे ये पूरे नहीं कर रहे हैं, संघ मुक्त भारत की ओर देश चल चुका है। अब वो भविष्य में तो क्या कुछ होगा होना चाहिए ना, वायदे नहीं पूरे कर रहे तो हारेंगे बात है। लेकिन जनता तो अकाउंटेबिलिटी चाहती है, नीरज कुमार जी, अकाउंटेबिलिटी चाहती है जनता। यही सवाल मैं प्रभात जी के पास ले जाऊंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। एक कमेंट मुझे शोभा हो जाए जिसे भी लेना है। प्रभात जी मुझे बताइए कि क्या वाकई वादे थे उससे अगर नहीं रहती। दीपक जी फिर से सारा सवाल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि नीरज जी कह रहे हैं कि जनता से किए गए जो वादे हैं आपने 2014 में किए उससे आप पूरी तरह भटक गए हैं। देखिए मैं नीरज जी कैसे भटक गए हैं। अब एक बिहार जीतने के बाद वो बहुत उछल कूद कर रहे हैं। सवाल ये है कि भटका कौन है, ये अभी अब वो फोरकास्ट कर रहे हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद वो कह रहे हैं 2018 में ये पाकिस्तान से लड़ेंगे। क्या किसी राजनीतिक दल को किसी दल के बारे में, इस तरह की सरकार के बारे में बात करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप जोशी हो गए हैं क्या? देश की जनता को जो भी वादा किया था एक एक वादा पूरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। और उसके लिए जनता दल यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या हो रहा है बिहार में? आने वाले दिनों में आपकी और सवाल पूछिए, राजद में क्या होगा नरेंद्र मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान के ब्लास्ट के बाद कहा था, आतंकी घटना के बाद, कि 6 पीड़ित परिवार को नौकरी देंगे। 6 परिवार को ये नौकरी नहीं दे पाए। ये राजनीति में भावनात्मक उन्माद पैदा करते हैं। 6 लोगों की नौकरी। अच्छा चलिए मुझे एक क्लोजिंग कमेंट शोभा जी से लेना है, वक्त खत्म हो चुका है। शोभा जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बाकी सब चीजों पर तो आप कन्विंस कर लेंगे कि आरएसएस ये एजेंडा चला रही है, आरएसएस बीजेपी को विभाजनकारी पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे कि जितने भी घोटाले देश में सामने आते हैं उसके पीछे कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के नेताओं का ही हाथ होता है या उन पर आरोप लगता है? आरोप लगता है ज्यादा बेहतर शब्द होगा। मुझे बताइए दीपक जी,
दीपक जी आप बताइए, व्यापम का घोटाला किसने करा और किस सरकार में हो रहा है? मध्य प्रदेश की सरकार जहां बीजेपी की सरकार है। धान का घोटाला छत्तीसगढ़ की सरकार जहां बीजेपी की सरकार है। आपका खनन घोटाला छत्तीसगढ़ की सरकार है, राजस्थान की सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है। तमाम इतने बड़े घोटाले ये किसकी सरकारें हैं? यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और इससे बड़ा घोटाला, व्यापम से बड़ा घोटाला दुनिया में कोई बड़ा घोटाला नहीं होगा। और आप भी मध्य प्रदेश से, अभी आप रुक जाइए, सिंहस्थ का घोटाला अभी कुछ ही दिनों में सामने आएगा। किस तरह से 4,000 करोड़ रुपए कहां गए और सिंहस्थ में आज उज्जैन में क्या हालत हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से कुछ देर पहले मैं देख रही थी। तो वो घोटाला अभी शीघ्र बाहर आ जाएगा। ये सब घोटाले भारतीय जनता पार्टी के घोटाले हैं, किसी और के घोटाले नहीं है। और जो ये आरोप लगाते हैं, चलिए अच्छा, मैं आपको यही रोकूंगा, लेकिन आपको 2G भी याद करना पड़ेगा, कोलगेट भी याद करना पड़ेगा। आपने बीजेपी के घोटाले याद दिलाए, लेकिन आपको अपने घोटालों को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बहस को बैलेंस करना चाहता हूं। फिलहाल मैं आप चारों लोगों का शुक्रिया कहूंगा और उम्मीद यह करेंगे कि संसद के अंदर बहस हो, संसद चले, धारदार बहस हो, लोग अपनी सफाई दे सके, अपनी बात कह सके और जनता को वाकई कन्विंस कर सके कि जिस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं, जिस तरह का एजेंडा वो रखना चाहते हैं, उसमें वाकई देश की भलाई है और हम देश को एक नए पथ की तरफ अग्रसर करा रहे हैं। टुनाइट में दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।